ओके। तो ये देखे थे कि पिवोट और कॉलर बियरिंग का यूज़ क्या है, और क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है इन गवर्नर केस में। तो कंट्रोलिंग फोर्स मतलब कंट्रोल करने वाला। ओके। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है किसी भी बॉल के ऊपर, तो उसको रोकने वाला एक ही फोर्स हो सकता है, वो हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है गवर्नर में, तो इधर इसको मूव फेंकना चाहता है, तो कोई तो एक फोर्स है। जब ये इसका मोशंस कम हो जाता है तो ये नीचे की तरफ आता है, और जब तेज होता है तो ये भागता इधर है। तो ये तो इसका तो नेचर है कि ये हमेशा ड्यू टू इनर्शिया फोर्स की चलती है, तो हमेशा के लिए मूव हो जाना चाहिए। लेकिन कंट्रोल में रहता है ताकि वो फिर वापस आ सके। तो इसमें जो कंट्रोलिंग फोर्स है वो हमारा इन सेंटीपीटल फोर्स होता है। दूसरे केस में जहाँ स्प्रिंग यूज़ करेंगे हम लोग, तो वहाँ उसका स्प्रिंग की तरह काम करेगा कि हाँ वो यहाँ एक स्प्रिंग जो कंट्रोलिंग फोर्स हो, उसको जो बढ़ाता है और फिर उसको वापस ले आता है। तो ये एक तरह कंट्रोलिंग फोर्स होता है, तभी तभी तो कंट्रोल करता है। अदरवाइज तो वो चीज़ मोशन तो मोशन में ही रह जाएगा ड्यू टू इनर्शिया प्रॉपर्टीज। ओके। अब आगे चलते हैं कि पिवोट और कॉलर पे थोड़ा सा उसका डेरिवेशंस कैसे करते हैं। यहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन बहुत कन्फ्यूज़न करने वाला होता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे क्या कि डेरिवेशंस का मतलब क्या होता है। हम किसी भी एक डेरिवेशंस को हम ले लेते हैं। ओके। मान लो कि कॉलर है, इस तरह का बियरिंग हम यूज़ कर रहे हैं शाफ्ट में सपोर्ट करने के लिए, मतलब कॉलर बियरिंग हो रहा है, कॉलर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं शाफ्ट के लिए। और इसका फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा करके बना रहे हैं। ओके। ये एक मेरा केस हो गया है, यहाँ पे ये हो गया आर आई इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड, जस्ट लाइक जो बियरिंग हम लोग बनाते हैं ये। और ये मेरा घूम रहा है, ये मेरा सपोर्ट कर रहा है, फिक्स हो गया मेरा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दो एजप्शंस का यूज़ करते थे। दो एजप्शंस क्या होता था मेरा, एक होता था यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, जिसका फॉर्मूला यूज़ होता था P, ओके, इक्वल टू F बाई पाई बाई एरिया। ये फॉर्मूला होता था। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है वो देख लो। ये F हो गया असल में जो एक्सेल फोर्स लगेगा, ये F मतलब वो फोर्स जो शाफ्ट देगा इसको, वो फोर्स थ्रस्ट जो इसको सपोर्ट करेगा। ये P का कोई मतलब ही नहीं है इस केस में, P कहीं दिखेगा नहीं बियरिंग में या पिवोट या कॉलर में, ये P कहीं दिखेगा नहीं। तो P क्यों लिया गया? P इसलिए लिया गया ताकि P को एज्यूम किया गया कि प्रेशर लगेगा तो जो फोर्स का नेचर कैसा होगा, फोर्स कैसे कैसे पर डिपेंड करेगा। फोर्स इस एरिया पे डिपेंड करेगा या दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। उसी हिसाब से एक दूसरा थ्योरी आया था यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। इसमें बोलता है कि प्रेशर का नेचर होगा F 2 पाई R ओनली दिस। ये इस पर डिपेंड करेगा मेरा। तो यहाँ पे वियर थ्योरी होगी, जहाँ पे वियरिंग जो होगा मेरा कांस्टेंट होगा किसी भी आर पर, किसी भी एक आर पे। ये तो होगी इनिशियल, ये होगी या फाइनल। ओके, इनिशियल फाइनल। और ये आर होगी कोई भी एक आर पे। यहाँ याद रखो यहाँ पे कोई भी एक ठो आर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आर हो गया। उस समय यहाँ का जो प्रेशर हो गया P। अगर फिर हम आर को बढ़ाएंगे
तो प्रेशर मेरा कुछ और होगा, लेकिन वियरिंग जो होगा मेरा, जो टूटने का केस होगा वो मेरा सेम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है कि हर केस में मेरा प्रेशर कांस्टेंट होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे डिपेंड कर रहा आर पे है, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे आर इज फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है। जो भी कांस्टेंट हो गया मतलब ये हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे मेरा ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो आर है वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं, आर वेरिएबल है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम इस एक पॉइंट आर ले लिए, तो इस आर पे मेरा वैल्यू कुछ भी होगा तो मेरा पी वैरी करेगा, तो इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट प्रेशर। मीन्स हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर नहीं लेंगे, जैसा प्रेशर होगा वैसा मेरा वियरिंग होगा। ज़्यादा प्रेशर हम दबाएंगे कोई चीज़ को तो उसमें ज़्यादा वियरिंग होगा, तो यहाँ पे जितना आउटलेट होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वियरिंग भी ज़्यादा होगा। लेकिन एक कांस्टेंट माना गया कि वियरिंग मेरा ज़्यादा होगा, इसलिए उस हिसाब से मेरा डिस्टेंस भी ज़्यादा चलेगा, जो बहुत हम पहले ही इस दोनों थ्योरी को हम समझा दिए थे कि क्या इसका मतलब था मेरा। तो नाउ अब इस दो थ्योरी के हिसाब से प्रेशर देखोगे बाद में डेरिवेशन में दोनों प्रेशर हट जाएगा, सिर्फ बचेगा एफ, क्योंकि असल में एफ ही है जो फोर्स है, जो पिवोट हो चाहे कॉलर जो जो मेरा शाफ्ट को सपोर्ट करता है। तो नाउ डायरेक्ट हम इसको हम डेरिवेशंस पे पहुंचेंगे। तो अब मैं असल में काम क्या करना है, इस दो थ्योरी का यूज़ करेंगे, कोई भी एक थ्योरी को उठाएंगे। तो सबसे पहले निकालना है क्या चीज़ मुझे निकालना है कितना टॉर्क लगे, क्योंकि यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो कितना टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। जैसे मान लो कि ये मेरा चीज़ है, ओके, और पिवोट हम लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये देखेंगे कि सपोज कि कोई मेरा शाफ्ट है, स्पीड ऑफ शाफ्ट वो n RPM से रोटेट कर रहा है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके, बिटवीन शाफ्ट एंड सरफेस, अदर सरफेस। अब क्या करते हैं कि छोटा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं, ओके, ये एक छोटा सा एलिमेंट हम लेते हैं, इस एलिमेंट पर फोकस करते हैं, ठीक है, जो यहाँ से लेके आर तक का डिस्टेंस हो गया, और ये इसका छोटा सा विड्थ हम ले लेते हैं, ओके, जिसका डिस्टेंस स्मॉल डी आर हो गया है, स्मॉल डी आर हो गया। तो जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कैसा लगता है, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या था, दिमाग में इमेजिन करोगे फ्रिक्शन फोर्स का इमेजिन कि अगर कोई चीज़ वेट जैसे कि कोई चीज़ अगर इस तरह से रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इसमें शाफ्ट रोटेट कर रहा है, ओके, बियरिंग में है, जैसे हमारे बियरिंग हुआ तो ये रोटेट कर रहा है, इस तरह का शाफ्ट है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो इधर नहीं लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा जब इधर लगेगा, ओके, क्योंकि रोटेट इधर कर रहा है तो इसको अपोज करने के लिए इधर लगाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स लगा इधर डेल एफ इस पॉइंट पे, और जब फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा मेरा है तो फ्रिक्शन टॉर्क कितना लगेगा मेरा, तो फ्रिक्शन टॉर्क होगा डेल टी इक्वल टू डेल एफ इंटू आर, इसी पॉइंट पे ले लिए क्योंकि फ्रिक्शन टॉर्क में वेरिएशन कर सकता है, आर पे डिपेंड कर रहा है मेरा, ओके। उसके बाद लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो तुम लोग भी एक फिर चलते हैं, हम क्लास 10th पे चलते हैं, इस तरह का अगर ये हम इसको इधर धक्का मारें, इधर हम एफ लगाएं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और ये क्या हो गया, इसका नॉर्मल फोर्स हो गया एन, तो कितना होता है फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ म्यू एन। तो ये एन क्या है, एन तो नॉर्मल हुआ मेरा, एन तो नॉर्मल हुआ, तो जब ये इधर घूम रहा है तो मेरा ये जो चीज़ लगेगा ये नॉर्मल हुआ, मतलब ये एन हुआ मेरा, तो ये एन किस निकलेगा मेरा, तो यहाँ तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये आर हो गया, तो फिर आप इसको निकालेंगे, ओके। तो फ्रिक्शन फोर्स जो में लगेगा वो होगा मेरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड म्यू 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 इंटू एन लेते हैं, एन मतलब नॉर्मल,
तो म्यू तो हो गया, जो प्रॉपर्टीज है मेरा हो गया। अब जो मेरा एक्सियल है, जो इसके ऊपर जो नॉर्मल लगेगा मेरा, ओके, वो क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। ऐसा क्यों किए प्रेशर टू एरिया, क्योंकि P इज इक्वल टू फोर्स बाय दिस, तो प्रेशर इनटू एरिया, नीचे हमेशा एरिया होता है, तो प्रेशर फोर्स, प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया होता है, तो प्रेशर इनटू एरिया मतलब फोर्स। अब ये फोर्स डिपेंड करता है किस तरह का प्रेशर लग रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर है कि वेरिंग प्रेशर है, तो यही चीज़ हमको देखना है यहाँ पे। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कोई भी एक प्रेशर है, ओके, जो कि दो सरफेस के बीच में लग रहा है, जो एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ओके। तो डेल एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू पी, एरिया क्या होगा, इसका ले लो एरिया, छोटा सा एलिमेंट जो है उसका एरिया ले लिए, तो वो हो गया 2πr इंटू डी आर। दिस इज आवर वैल्यू, देन पुट हेयर, तो टॉर्क जो होगा वो 2 म्यू पी पाई r² dr. This is our basic equation for torque. It depends on the coefficient, it's a fixed value. Pressure is a variable, depends on the assumptions. Pi is a constant, r may be vary, okay, maximum to minimum. So ये जो मेरा टॉर्क निकला है, तो ये टॉर्क अभी भी, अब मेरा जो प्रेशर है यहाँ पे, तो प्रेशर का है नहीं, असल तो बाहरी फोर्स तो मेरा एफ है। तो अब इस चीज़ को पी को हम चेंज करेंगे इस दो के टर्म से, तो हम किसको लेंगे, ये डिपेंड करता है किसको लेंगे, तो इसको लेंगे या इसको लेंगे। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशंस हो गया। अब इसके बाद हम दो रास्ता को अपनाएंगे, हम दो रास्ते बना सकते हैं, एक जो यूनिफॉर्म प्रेशर मान सकते हैं, या यूनिफॉर्म भी हम मान सकते हैं। तो तब हम लोग आगे जाएंगे टॉपिक पर। हम मूव करते हैं यूनिफॉर्म, मूव विथ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। हम एक लिख सकते हैं, तो क्या निकलेगा मेरा, तो P इक्वल टू हम जानते हैं जो मेरा फोर्स एक्चुअल एन पाई आर स्क्वायर, इसको पुट कर दो किसमें, यहाँ पे पुट करते हैं, तो T इनसाइड से लेके आउटसाइड इंटीग्रेट करना हमको है, 2πμr² f πr² इंटू डी आर। जस्ट सॉल्व इट, नथिंग, सब का सब मेरा कांस्टेंट है, सब बाहर निकल जाएगा, सिर्फ बच जाएगा दिस एंड दिस, इंटीग्रेट करो, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ये चीज़। ये हमारा एजम्पशंस हो गया। एंड नाउ फॉर सिमिलर अगर मूव करते हैं हम लोग हैं यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी पर हम चलेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं, सब कुछ सेम इक्वेशन होगा, सेम इक्वेशन, बस यहाँ पे जो P का वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे ये चीज़, तो फिर हमको टॉर्क मिलेगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको कर दे रहे हैं, ओके। 2πμr² f2πr, okay, this, and now solve them, simply solve this equation, we get तो ये दो तरह का टॉर्क हमको मिलेगा, एक टॉर्क मिलेगा दिस, एक टॉर्क मिलेगा दिस, डिपेंड्स ऑन योर एग्जैप्शंस, ओके। अब सवाल है कि कब किसको कैसा एडजस्ट मानेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम किसका इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि हम किसका वैल्यू को मुझे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है। ये देख एक तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया है। अब हम लोग यूज़ करेंगे पिवोट पे, और पिवोट पे यूज़ करेंगे
कॉलर पे यूज़ करेंगे तो ये जो हम इस्तेमाल किए थे ये कॉलर पे इस्तेमाल करके हमारा रिजल्ट आया था। दिस इक्वेशन फॉर द कॉलर, बिकॉज यहाँ पे कॉलर पे आर ओ और आर आई था यहाँ पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन था कॉलर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, अगर बात कर लेते हैं कि पिवोट पे, तो पिवोट पे देखोगे ये शाफ्ट है और ये मेरा पिवोट है, ये फिक्स हो गया। तो इस केस में मेरा जो आर ओ और आर आई क्या है, यहाँ पे तो एक ही ठो आर है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा इनसाइड था, इनसाइड होता था, यहाँ पे मेरा इनसाइड होता था, आउटर होता था, लेकिन इसमें तो मेरा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो एक ही रेडियस है। तो इस पूरे इक्वेशंस में क्या करोगे कि एक रेडियस को हटा दो, ठीक है। एक रेडियस को हटा दो तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, बस इसमें से हटा दो एक रेडियस को, इसमें से हटा दो एक रेडियस को, तो सीधे ये बन जाएगा फॉर पिवोट के लिए 2μf/3, सब हटा दो आर, ओके। ये बन जाएगा μf/2 ओनली आर, कोई भी एक आर, जैसे यहाँ का कोई भी आर ले लो, आर इसको आर नोट मान लो या आर आई मान लो, तो यहाँ पे तुम्हारा रेडियस बन जाएगा, ओके।